हम आपको आज ये दिखाएंगे कि महाराष्ट्र की रेल दुर्घटना में जिन 12 लोगों की दर्दनाक मौत हुई, उसके लिए आखिर कौन जिम्मेदार है और यह घटना कैसे हुई। यह दुर्घटना आज शाम को 4:42 पर महाराष्ट्र के जलगांव में तब हुई जब लखनऊ से मुंबई जा रही एक यात्री ट्रेन में, पैसेंजर ट्रेन में, यह अफवाह फैल गई कि ट्रेन की कुछ बोगियों में आग लग गई है। शुरुआती जांच के मुताबिक इस अफवाह के फैलने के पीछे 2 कारण हो सकते हैं। पहला कारण यह कि इस ट्रेन की एक बोगी के हॉट एक्सल से चिंगारी उठ रही थी, जिससे लोगों को लगा कि शायद ट्रेन में आग लग गई है। हॉट एक्सल उस स्थिति को कहते हैं जिसमें ट्रेन के पहिए गर्म होने की वजह से उसके बेयरिंग जैम हो जाते हैं और ऐसी स्थिति में ट्रेन की स्पीड कम होने लगती है और कई बार ट्रेन के पहियों से चिंगारियां निकल सकती हैं। और हो सकता है कि इस रेल दुर्घटना में भी यही हुआ हो, ट्रेन के पहियों से चिंगारियां निकल रही हों और लोगों को लगा हो कि आग लग गई है। जिस बोगी से ये चिंगारियां निकल रही थी उसमें बैठे लोगों ने घबराकर ट्रेन की चेन को खींच दिया और ट्रेन को रोक दिया और वो ट्रेन से उतरकर दूसरे ट्रैक पर जाने लगे और दूसरे ट्रैक पर जाकर बैठ गए। इसी दौरान उस दूसरे ट्रैक पर आ रही एक ट्रेन ने इन यात्रियों को कुचल दिया और इस दुर्घटना में उनकी मौत हो गई। इसका दूसरा कारण यह भी हो सकता है कि कुछ यात्रियों ने बिना किसी कारण के यह अफवाह फैला दी हो और इस अफवाह के कारण 12 यात्री मारे गए। हालांकि अभी रेलवे पुलिस ने इनमें से किसी भी कारण की पुष्टि नहीं की है, लेकिन यह जरूर बताया है कि जिस स्थान पर यह दुर्घटना हुई उस जगह पर एक शार्प टर्न था, जिसके कारण दूसरे ट्रैक पर बैठे यात्रियों को जो ट्रेन है जो सामने से आ रही थी वो आती हुई दिखाई नहीं दी और यह दर्दनाक रेल दुर्घटना हो गई। लखनऊ से छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस की तरफ आने वाली पुष्पक एक्सप्रेस, इस गाड़ी का अलार्म चेन पुलिंग की घटना माहेजी और परधाड़े इन 2 स्थानकों के दरमियान हुई थी। अलार्म चेन पुलिंग होने के बाद में ये गाड़ी रुकी थी। इस गाड़ी के रुकने के बाद इसमें से एक कोच में के कुछ यात्री जो है वो नीचे उतर गए थे। उसी वक्त पे दूसरी डायरेक्शन में जाने वाली कर्नाटक एक्सप्रेस जो कि बेंगलोर से दिल्ली की तरफ जाती है, ये गाड़ी उस ट्रैक से पास हो रही थी। उस वक्त पे कुछ यात्रियों को, 7 से 8 यात्रियों को इस गाड़ी की वजह से चोट आने की घटना सामने आई है। उनके लिए स्थानिक प्रशासन के साथ बात करके एम्बुलेंसेस वहां पे जो जगह है वहां पे पहुंचाई जा रही है। उसी के साथ में भुसावल मंडल से जो एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन है वो भी निकल चुकी है और हमें जल्द से जल्द साइट पे पहुंच के साइट पे जिन यात्रियों को चोट आई हुई है उन यात्रियों को मदत करने का प्रयास रेल्वे द्वारा किया जा रहा है। जळगाव जिल्ह्यातील पाचोऱ्या नजीक अतिशय भीषण अशा प्रकारचा अपघात किंवा ही दुर्घटना घडलेली आहे आणि काही लोकांना ट्रेनमधनं धूर येतोय असं वाटल्यामुळे किंवा त्या ठिकाणी आग लागली आहे असं समज झाल्यामुळे त्यांनी ट्रेनमधनं उड्या घेतल्या आणि समोरून येणाऱ्या दुसऱ्या ट्रेननी त्यांना उडवलं आणि मोठा अपघात त्या ठिकाणी झालेला आहे। आमचे मंत्री गिरीश महाजन जी अपघाताच्या स्थळी पोहोचलेले आहेत। जी काही लोक मृत आहेत, जवळपास 10-11 लोक मृत असतील असा प्राथमिक अंदाज आहे। तेवढेच किंवा त्यापेक्षा जास्त लोक जखमी देखील असू शकतात, त्यामुळे सर्व जखमींची व्यवस्था ही करण्यात आलेली आहे। माझं हमारे देश में दुर्घटनाएं होती हैं, फिर उन दुर्घटनाओं के बारे में हेडलाइंस बनती हैं। हम सोचते हैं कि इन दुर्घटनाओं से हम कुछ सीखेंगे, आगे से ऐसी दुर्घटनाएं ना हो ये सुनिश्चित करेंगे, लेकिन फिर से हमारे देश का पूरा सिस्टम अगली दुर्घटना का इंतजार करने लगता है। इस दुर्घटना से भी 2 बड़े सबक मिलते हैं। पहला ये कि जिस ट्रेन ने इन यात्रियों को कुचला, अगर उस ट्रेन के इंजन के सामने कैमरा लगा होता या रेलवे ट्रैक पर कैमरे लगे होते तो शायद ये दुर्घटना न होती। ऐसी स्थितियों में पटरियों की निगरानी से ट्रेन के लोको पायलट को यह पता चल जाता कि आगे ट्रेन पर एक दूसरे ट्रैक पर एक दूसरे ट्रेन के यात्री बैठे हुए हैं और इस तरह से यह ट्रेन शायद रुक जाती और इन यात्रियों को अपनी जान ना गंवानी पड़ती। अमेरिका, चीन, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और जापान जैसे देशों में अधिकतर ट्रेनों में इंजन और रेलवे ट्रैक्स पर कैमरे लगे होते हैं, जिनकी मदद से इनकी निगरानी की जाती है और वहां इस तरह की घटनाएं ना के बराबर होती हैं। दूसरा सबक यह है कि भारत में अफवाह से निपटने के लिए
कड़े कानून होने चाहिए। भारत में हर साल अफवाहें फैलाई जाती हैं, अलग अलग प्रकार की। अफवाहों के कारण मॉब लिंचिंग होती है, सांप्रदायिक दंगे होते हैं, भगदड़ की कई घटनाएं हो जाती हैं और हमारा सिस्टम इन अफवाहों के कारण होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने में नाकाम रहता है। अफवाहों को असल में हम गंभीरता से लेते ही नहीं। अफवाह एक बहुत गंभीर अपराध है, अफवाह फैलाना। इसलिए अफवाहों पर अंकुश लगना बहुत आवश्यक है। हमें यह भी देखना होगा कि अगर इस दुर्घटना में ट्रेन के पहियों से चिंगारी निकल रही थी तो इस तकनीकी खामी के लिए भी कौन जिम्मेदार है। आपको दिखाते हैं कि आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने मंत्रिमंडल के सभी मंत्रियों के साथ महाकुंभ की त्रिवेणी में आरती के बाद पवित्र स्नान किया। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सबसे पहले प्रयागराज में अपने कैबिनेट मंत्रियों के साथ एक बैठक की, जिसमें कई बड़े फैसलों को मंजूरी दी गई। यानी आज उत्तर प्रदेश की कैबिनेट की बैठक प्रयागराज में की गई और जो बड़े फैसले हुए इसमें प्रयागराज, वाराणसी, चंदौली, गाजीपुर, जौनपुर, मिर्जापुर और भदोही में नया धार्मिक सर्किट बनाने का फैसला हुआ है। अगले 5 वर्षों में 2 करोड़ छात्रों को मुफ्त स्मार्टफोन और टैबलेट्स देने की योजना को मंजूरी मिली है। इसी बैठक में गंगा एक्सप्रेसवे को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से जोड़ने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। कैबिनेट की बैठक के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक के साथ संगम तट पर आरती की तस्वीर देखी। इसके बाद उन्होंने अपने कैबिनेट के मंत्रियों के साथ प्रयागराज की त्रिवेणी में डुबकी लगाकर पवित्र स्नान किया। वो तस्वीरें भी आपके सामने हैं, आप पहले तस्वीरें देख लीजिए। यह पवित्र स्नान उत्तर प्रदेश के सरकार के सभी कैबिनेट मंत्रियों ने कैसे किया, जरा देखिए। हालांकि बाकी मुद्दों की तरह इस स्नान पर भी राजनीति शुरू हो गई है और अखिलेश यादव ने कहा है कि महाकुंभ में कैबिनेट की बैठक करना और वहां जाकर राजनीतिक फैसले लेना गलत बात है। सोचने वाली बात यह है कि जब यही सारे विपक्षी नेता इफ्तार पार्टी में जाते हैं तो ये उसे संविधान सम्मत और धर्मनिरपेक्ष बताते हैं, लेकिन जब मुख्यमंत्री योगी प्रयागराज में कैबिनेट की बैठक करते हैं तो फिर विपक्षी नेता कहते हैं कि सरकार धर्म में राजनीति को लेकर आ रही है। ये प्रभु की ही कृपा है। प्रभु आज ही के दिन 500 वर्षों के बाद अयोध्या में विराजमान हुए थे और आज पहली बार उत्तर प्रदेश का पूरा मंत्री परिषद आज यहां पर आया है और मुझे लगता है कि अगले कुंभ की क्या स्थिति होती है, लेकिन उसका इंफ्रास्ट्रक्चर उत्तर प्रदेश का ये मंत्री परिषद आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से यहां पर प्रयागराज की धरती पर प्रस्तुत कर रहा है और मुझे विश्वास है कि इसको जैसे प्रयागराज की कायाकल्प पिछले 6 वर्ष के अंदर हुई है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रयागराज को एक वैश्विक पहचान दिलाने में सफल होगा। कुंभ और प्रयागराज वो स्थान नहीं है जहां पर राजनीति और राजनीतिक कार्यक्रम और फैसले लिए जाएं। कैबिनेट ही पॉलिटिकल है, ये पॉलिटिकल है और पॉलिटिकल संदेश देना चाहते हैं वो लोग। समाजवादी पार्टी के लोग मन से और आस्था है उनको। हम में से बहुत सारे लोग हैं जो गंगा स्नान कराए होंगे, उन्होंने तस्वीर भी नहीं डाली होगी, कहीं भी ना आपको बताया होगा। इस बार आपने नोट किया होगा कि कल्पवास के बारे में बड़ी चर्चा हो रही है, इसलिए आज हम कल्पवास के दर्शन शास्त्र का आपके लिए विश्लेषण करेंगे और आपको बताएंगे कि कल्पवास को महाकुंभ की आत्मा क्यों कहा जाता है और क्यों बड़ी संख्या में आजकल लोग वहां कल्पवास कर रहे हैं। तो कल्पवास 2 शब्दों से मिलकर बना है, कल्प और वास। इसमें कल्प का अर्थ होता है समय का लंबा चक्र और वास का अर्थ है निवास करना। जब कोई व्यक्ति महाकुंभ में एक लंबी अवधि के लिए निवास करता है तब इस धार्मिक अनुष्ठान को कल्पवास कहते हैं और इस बार महाकुंभ में लगभग 15 लाख लोग कल्पवास कर रहे हैं, जिन्हें हम कल्पवासी कहते हैं। और किसी भी इंसान के लिए कल्पवासी होना आसान नहीं है, यह बहुत मुश्किल काम है। सनातन धर्म में सांसारिक जीवन के 2 मार्ग बताए गए हैं। इनमें एक मार्ग को प्रवृत्ति मार्ग कहते हैं और दूसरे मार्ग को निवृत्ति मार्ग कहते हैं। प्रवृत्ति मार्ग वो होता है जिसमें इंसान मोह, माया
और भौतिक वस्तुओं से घिरा रहता है, जैसे कि ज्यादातर लोग हैं। जबकि निवृत्ति मार्ग वो होता है जिसमें इंसान स्वयं को त्याग कर खुद को प्रकृति और देवी देवताओं को समर्पित कर देता है और मोह माया से दूर हो जाता है। जो लोग सांसारिक जीवन में निवृत्ति मार्ग यानी त्याग के मार्ग को अपनाना चाहते हैं, वो कुंभ में आकर कल्पवास करते हैं और ये कल्पवास उनके सांसारिक त्याग की पहली सीढ़ी बनता है। इनमें भी प्रयागराज के महाकुंभ में होने वाले कल्पवास को दिव्य और सबसे पवित्र माना गया है। मान्यता है कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि का पहला यज्ञ संगम के किनारे ही किया था और इसी यज्ञ से इस स्थान का नाम प्रयाग पड़ा। इस यज्ञ के बाद प्रयाग को पवित्र स्थानों में सबसे विशिष्ट स्थान माना गया और यहां बड़े बड़े महर्षि और सन्यासी कल्पवास करने के लिए आने लगे और इसी के बाद कुंभ में कल्पवास के धार्मिक अनुष्ठान की परंपरा यहां से शुरू हुई। कल्पवास हिंदू कैलेंडर के माघ महीने में किया जाता है और ये पूरे 1 महीने का होता है। इसके अलावा कल्पवास के नियम बहुत कठिन होते हैं। इनमें आत्मशुद्धि और आध्यात्मिक उन्नति के लिए सुबह और शाम संगम की त्रिवेणी में पवित्र स्नान करना होता है। जो लोग कल्पवास करते हैं उन्हें दिन में सिर्फ 1 बार भोजन करना होता है और अपना ज्यादातर समय भक्ति, भजन, कथा और प्रवचन सुनते हुए ही बिताना होता है। कल्पवास की सबसे बड़ी शक्ति यह है कि यह इंसान को स्वयं के करीब लाकर उसे मोक्ष के मार्ग पर ले जाता है और मोक्ष का मार्ग वही होता है जहां इंसान भौतिक वस्तुओं और संसाधनों के बिना हर क्षण प्रसन्न और खुश रहता है। और यही कारण है कि दुनिया के अलग अलग देशों के लोग मानसिक शांति और मोक्ष के लिए महाकुंभ में 1 महीने का कल्पवास करने के लिए आते हैं। इस बार महाकुंभ मेले के 10 सेक्टर्स में कल्पवासियों के 1.25 लाख कैंप बनाए गए हैं और इनमें लगभग 15 लाख लोग कल्पवासी बनकर रह रहे हैं, बहुत ही कम सुविधाओं के साथ। जितना कल्पवास का आध्यात्मिक महत्व है उतना ही वैज्ञानिक महत्व भी है, इसलिए बहुत सारे लोग जो इसे अंधविश्वास मानते हैं ये उनके लिए है। भारत की इलाहाबाद यूनिवर्सिटी और ब्रिटेन की अलग अलग यूनिवर्सिटीज ने कल्पवास करने वाले लोगों पर एक अध्ययन किया जिसमें यह पता चला कि कल्पवास न सिर्फ मानसिक शांति में सहायक होता है बल्कि इससे सांसारिक जीवन में प्रसन्नता, विनम्रता और संयम भी आता है। आज हमने महाकुंभ में कल्पवासी बनकर रह रहे लोगों के शिविरों से आपके लिए एक विशेष रिपोर्ट तैयार की है जो आपको यह बताएगी कि सनातन धर्म कितना उदार है और इसमें आक्रामकता के लिए कोई स्थान नहीं। कल्पवास यानी पुण्य सलीला गंगा के तट पर पूरे माघ महीने तपश्चर्या के साथ वास करना। ऐसा कल्पवास जिससे न केवल काया कल्प हो बल्कि ऊर्ध्वलोक का भी कल्प हो जाए। इसके साथ ही यहाँ ये सनातन की ऐसी व्यवस्था है जिसमें लोग इस काया कल्प के जरिए यानी कल्पवास के जरिए न केवल वानप्रस्थ की भूमिका में रहते हैं बल्कि ये संन्यास की पूर्व पीठिका भी है जिसमें लोग पूरी तपश्चर्या और निष्ठा के साथ यहाँ जीवन गुजारते हैं। ऐसा जीवन जिसकी झलक आप भी देखें, आपको भी लिए चलते हैं कल्पवासियों के लोक में। कल्पवास आमतौर पर बुजुर्ग करते हैं लेकिन उनकी सहायता करने के लिए नई पीढ़ी के बच्चे होते हैं और इसी बहाने बच्चों को भी कल्पवास की ट्रेनिंग मिल जाती है। 1-2 कल्पवास के बाद तो हर साल आप 1 महीना यहाँ पर कल्पवास। हाँ, मैं हमेशा यहाँ रहती हूँ अपने दादा दादी की सपोर्ट करने के लिए। ट्रेनिंग भी हो जाती है नए बच्चों को। हाँ, बहुत अच्छे संस्कार मिलते हैं और अपनी संस्कृति को जानने का अवसर मिलता है। कल्पवास जो है सनातन संस्कृति जागृत करने के लिए, आत्मशुद्धि के लिए किया जाता है और ईश्वर प्राप्ति के लिए। तो कितने साल से आप कर रहे हैं?
हम तो इसी साल आए हैं। हमारे बड़े भैया वो 12 साल से कर रहे हैं, पिछले कुंभ से जो 13 में हुआ था। ये जो कल्पवास है, ये सबसे पहले ब्रह्मा जी ने यहाँ 100 वर्ष तक निरंतर यज्ञ किया, जिस नाम से इसका नाम प्रयाग पड़ा। याग अर्थात यज्ञ, उसमें प्रा उपसर्ग लगने के कारण इसका नाम प्रयाग हुआ। और उस कालखंड में, चूंकि यज्ञ हुआ उस कालखंड में, यहाँ ऊर्जा का विशिष्ट प्रवाह हुआ। बड़े बड़े ऋषि महर्षि मुनि आते थे, वो अपने 11 महीना के किए हुए ज्ञान को 1 महीने में यहाँ प्रवाहित करते थे। उसे सुनने के लिए व्यक्ति आता था और घास फूस की झोपड़ी डालकर यहाँ रहता था। तब ये टेंट आदि नहीं थे, उस समय से ये परंपरा चली। लगाए डूबे की चलो गंगा नहाइबे, आए राम नाम गंगा सुगम बही जाए, यमा को नहाए विष्णु नहाए, शंकर नहाए अपन डमरू बजाए, यमा को नहाए। फिरत सहज बनवाला कहत नहात में तेरा। कल्पवासियों के दिन की शुरुआत ब्राह्म मुहूर्त में हो जाती है, लगभग 4 बजे। लोग अपने शिविर में जगते ही नित्य क्रिया से, दैनंदिन क्रिया से निवृत्त होने के बाद सीधे गंगा की पावन धारा में पहुंचते हैं। यानी कल्पवास का पहला और मूल सिद्धांत यह है, 1 बार खाना, 2 बार नहाना, और गंगा नहाने आने के पहले अपने शिविर से नहा कर आना। और इसके साथ ही दिन भर हरि अनंत हरिकथा अनंता, हरिकथा सुनना, हरि भजन करना और अपने आप को प्रभु के चरणों में लीन रखना। कल्पवासियों के शिविर में ऐसे दृश्य आसानी से दिखाई पड़ जाएंगे। कहीं कीर्तन हो रहा है, कहीं कथा, कहीं लोग दीक्षा ले रहे हैं, कहीं पूजा चल रही है। आइए हम आपको लिए चलते हैं, एक शिविर का आपको दिखाते हैं कि जिस शिविर में लोग कल्पवासी रहते हैं वो शिविर अंदर से कैसा दिखता है। जिन शिविरों में उन्हें अपनी तपश्चर्या पूरी करनी पड़ती है, पूरा माघ गुजारना पड़ता है भगवान के भजन के साथ, एक तपश्चर्या के साथ। आइए, शिविर अमूमन 1 BHK की तरह होते हैं। एक हॉल ये ड्राइंग रूम की तरह है, इसमें कोई मेहमान आ जाए या फिर किन्हीं के साथ किन्हीं आध्यात्मिक विषयों पर चर्चा करनी हो तो यहाँ कर सकते हैं। ये शयन कक्ष भी है और शयन कक्ष के साथ ही यहाँ भगवान का पूजा घर भी है, जिसमें पूरे माघ मास जब भगवान की पूजा करनी होती है उनके सानिध्य में यहाँ बैठा जा सकता है। यहाँ रसोई बाहर बनाई जाती है, रसोई के साथ साथ यहाँ रसोई बनाने का सारा सामान है। और अगर हम बाहर की तरफ चलें तो वहाँ पर इसकी सजावट ऐसी की जाती है, वैदिक व्यवस्था में चारों ओर जौ लगाए जाते हैं। जौ के लिए कहा जाता है कि जौ इसलिए लगाए जाते हैं ताकि किसी तरह की कोई भी निगेटिव पावर यानी नकारात्मक शक्तियां इससे दूर रहें। और हर शिविर के बाहर तुलसी का एक बिरवा जरूर रहता है। हम बात कर रहे हैं केशव देव मिश्रा जी हमारे साथ हैं जो यहाँ कल्पवास कर रहे हैं। उस तपस्या में हम लोगों का आध्यात्मिक बल मिलता है, जो उस आध्यात्मिक को जागृत करने के लिए यहाँ आना पड़ता है। यहाँ तरह तरह के ऋषि मुनि महात्मा और अनेक प्रकार के ज्ञानी लोग आते हैं, जिन लोगों से हम लोगों को ज्ञान मिलता है और उस जीवन को उतार के अपने परिवार में, अपने आने वाली पीढ़ियों को हम प्रेरित करते रहते हैं। यानी सिर्फ प्रयागराज में ही अभी 1.25 लाख से ज्यादा कल्पवासी मौजूद हैं। गंगा जहां जहां से गुजरती है, इसकी पावन धारा के दोनों तटों पर लोग कल्पवास करते हैं। पूरे माघ महीने ऐसे ही रेती पर रहते हैं और तपस्या का जीवन जीते हैं। कैमरामैन संजय समीर के साथ संजय शर्मा, तीर्थराज प्रयाग, आज तक। अब आपको राजनीति की दुनिया में लेकर आते हैं और ये बिल्कुल अलग दुनिया है, इसलिए अब हम आपको उन 2 नए
राजनीतिक ट्रेंड्स के बारे में बताएंगे जिनकी दिल्ली के विधानसभा चुनाव में सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है, और ये ट्रेंड्स अब आपको देश की राजनीति में भी देखने को मिल सकते हैं। तो इनमें पहला ट्रेंड राजनीतिक पार्टियों के घोषणा पत्रों के बारे में है। इस बार दिल्ली में सभी राजनीतिक पार्टियां अपना घोषणा पत्र किश्तों में जारी कर रही है। कांग्रेस अब तक अपने घोषणा पत्र के 3 अंश जारी कर चुकी है, बीजेपी अपने घोषणा पत्र के 2 अंश जारी कर चुकी है, और आम आदमी पार्टी भी अपने घोषणा पत्र के अलग अलग किश्तों में 3 अंश जारी कर चुकी है। और इनमें भी चुनावी वादों का तीसरा अंश आम आदमी पार्टी ने आज ही जारी किया है। तो आप इसको ऐसे समझ लीजिए, जैसे आजकल की जो वेब सीरीज आती हैं उनके अलग अलग एपिसोड्स आते हैं, उनके सीक्वल्स आते हैं फिल्मों के, और जिस तरह वेब सीरीज के सीजन 1 सीजन 2 आते हैं, ऐसे ही अब राजनीतिक पार्टियों के भी घोषणा पत्र किश्तों में आ रहे हैं। अब एक बार में कोई पार्टी अपना घोषणा पत्र नहीं बता रही है आपको, धीरे धीरे एक एक करके आपको बिल्कुल एक वेब सीरीज की तरह आपको वो चाहते हैं कि आप इंतजार करें, और उसके बाद वो आपको हैरान करना चाहते हैं, जैसे वेब सीरीज की कहानियां आपको हैरान करती हैं कई बार। तो आज अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के मिडिल क्लास परिवारों के लिए 7 सूत्रीय घोषणा पत्र जारी किया है, और यह भारत का शायद पहला ऐसा चुनावी घोषणा पत्र है जिसे लागू तो जिसका ऐलान आम आदमी पार्टी कर रही है, लेकिन लागू इसे बीजेपी की केंद्र सरकार को करना है। तो ऐलान कर रहे हैं केजरीवाल, और लागू करने की जिम्मेदारी डाल दी है प्रधानमंत्री मोदी की। केजरीवाल के इस घोषणा पत्र में वादों का नहीं बल्कि उन 7 मांगों का जिक्र है जो आम आदमी पार्टी ने केंद्र सरकार से की है। इनमें पहली मांग है दिल्ली के शिक्षा बजट को देश के कुल बजट का 2% नहीं बल्कि 10% मिलना चाहिए। दूसरा, उच्च शिक्षा के लिए दिल्ली के छात्रों को सब्सिडी और स्कॉलरशिप मिलनी चाहिए और प्राइवेट स्कूलों की फीस पर लगाम लगनी चाहिए। तीसरा, स्वास्थ्य बजट देश के कुल बजट का 10% होना चाहिए और हेल्थ इंश्योरेंस पर लगने वाले जीएसटी को दिल्ली में तत्काल रूप से हटा देना चाहिए। चौथा, इनकम टैक्स में छूट की सीमा 7 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपए करनी चाहिए। पांचवा, आवश्यक वस्तुओं पर लगने वाले जीएसटी को खत्म कर देना चाहिए। छठा, प्राइवेट और सरकारी अस्पतालों में बुजुर्गों को मुफ्त इलाज मिलना चाहिए। सातवां, वरिष्ठ नागरिकों को पहले की तरह रेल यात्रा के किराए में 50% की छूट मिलनी चाहिए। ये सारे वो फैसले हैं जो केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। मतलब ये सारे फैसले अगर लेने हैं तो ये मोदी सरकार को लेने होंगे, लेकिन मांग इन फैसलों की कर रहे हैं केजरीवाल। और इन सभी मांगों को दिल्ली के मिडिल क्लास परिवारों के लिए केजरीवाल ने अपने घोषणा पत्र में डाल दिया है और केंद्र सरकार से उनके घोषणा पत्र के वादों को पूरा करने की मांग की है। ये अपनी तरह का एक अकेला ऐसा घोषणा पत्र है जिसमें वादे तो आम आदमी पार्टी कर रही है, लेकिन इन वादों को पूरा करने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार पर है। और अगर भविष्य में ये वादे पूरे नहीं होते तो अरविंद केजरीवाल बड़े आराम से ये कह सकते हैं कि केंद्र सरकार ने इन वादों को पूरा नहीं किया, वो दिल्ली के लोगों के लिए ये काम करना ही नहीं चाहती। 2.5 करोड़ की आबादी वाली दिल्ली में सबसे बड़ा वर्ग मिडिल क्लास परिवारों का है। दिल्ली के 30% लोग मिडिल क्लास परिवारों से आते हैं, जो लोकसभा के चुनावों में बीजेपी को वोट देते हैं और विधानसभा के चुनाव में आम आदमी पार्टी को वोट देते हैं। मिडिल क्लास जो परिवार हैं, ये पढ़े लिखे परिवार होते हैं, समझदार परिवार होते हैं। ये जानते हैं कि लोकसभा में किसको वोट देना है और विधानसभा में किसको वोट देना है। और यही कारण है कि मिडिल क्लास के वोटर्स को अपने साथ बरकरार रखने के लिए केजरीवाल ने एक ऐसा घोषणा पत्र बनाया जिससे लोगों को यह लगे कि बीजेपी मिडिल क्लास परिवारों को कोई राहत नहीं देना चाहती, छूट नहीं देना चाहती। और देखिए, केजरीवाल उनके सबसे पक्के दोस्त हैं मिडिल क्लास परिवारों के, और वो मिडिल क्लास परिवारों की चिंता कर रहे हैं और इसलिए ये मांग कर रहे हैं। दिल्ली में 30% आबादी गरीब वर्ग की है, 20% आबादी लोअर मिडिल क्लास की है, 30% आबादी मिडिल क्लास की है और 10% आबादी अपर मिडिल क्लास और अमीर लोगों की है। यह है पूरा ब्रेकअप आपके सामने दिल्ली का। अब देखिए इसमें क्या क्या है। सबसे नीचे गरीब वर्ग 30%, जो हमेशा से केजरीवाल को वोट देता है, ये उनका पक्का वोटर है। लोअर मिडिल क्लास भी केजरीवाल को वोट देता है। मिडिल क्लास परिवार को अब केजरीवाल साधना चाहते हैं
और अपर मिडिल क्लास और अमीर वर्ग के बारे में अभी केजरीवाल ने इसे छोड़ दिया है। तो अगर आप ये देखें, अभी केजरीवाल 80% गरीब, लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास परिवारों को आम आदमी पार्टी से जोड़कर अपनी सरकार बनाने का प्रयास कर रहे हैं। तो अगर आप ये देखेंगे 30 जमा 20% जमा 30%, तो 30 और 30 60 और 20 80% जो लोग हैं ये आते हैं मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास और गरीब वर्ग में। और केजरीवाल अभी सिर्फ इन पर काम कर रहे हैं। अगर उन्होंने दिल्ली की 80% जनता को अपने साथ ले लिया, उन्हें साध लिया, तब वो बीजेपी को टक्कर दे सकते हैं। और इसीलिए केजरीवाल किश्तों में अपना घोषणा पत्र लेकर आते हैं और गरीबों को अलग अलग योजनाएं देने के बाद, लोअर मिडिल क्लास को योजनाएं देने के बाद, अब उन्होंने उस वर्ग को साधना शुरू किया है जो इनकम टैक्स देने वाला वर्ग है, जो मिडिल क्लास वर्ग है, जो नौकरी पेशा लोग हैं, जिनमें से बहुत सारे दिल्ली के सरकारी दफ्तरों में काम करने वाले लोग हैं, बहुत सारे लोग प्राइवेट कंपनियों में नौकरी करने वाले लोग हैं। अब उन लोगों को केजरीवाल प्रभावित करना चाहते हैं। मिडिल क्लास को ऊपर पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, उनको राहत देने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। और आज हम केंद्र सरकार से भी ये अपील करते हैं कि हमारे देश के असली सुपर पावर भारत के मिडिल क्लास को पहचाने। आज मैं ये ऐलान करता हूं कि मैं और आम आदमी पार्टी सड़क से लेकर संसद तक मिडिल क्लास की आवाज बनेंगे, उनकी आवाज उठाएंगे, उनके मुद्दों को उठाएंगे। आज से 2 हफ्ते के बाद देश का अगला बजट आने वाला है। इस लोकसभा के सत्र में आम आदमी पार्टी के सांसद मिडिल क्लास के मुद्दे संसद में उठाएंगे। मिडिल क्लास की आवाज की गूंज अब संसद में सुनी जाएगी। हम ये मांग करते हैं कि देश का अगला बजट मिडिल क्लास को समर्पित हो। पीने का पानी साफ देते तो हर गरीब आदमी का, हर मिडिल क्लास का कम से कम साल का 6,000 रुपये बचता है, 500 रुपये महीना बचता है। क्या कर रहे हैं मिडिल क्लास के लिए? वो सिर्फ गाना गा सकते हैं, सिर्फ आकर रोड ढोल पीट सकते हैं। असल में क्या कि राजनीति करें, इसके अलावा नहीं। और अगर उनके मन में सचमुच कुछ है मन में मिडिल क्लास के लिए करने के लिए, तो वो दिल्ली के अंदर बस की सुविधाएं अच्छी करें। पिछले 10 वर्षों में जो व्यक्ति पेरिस बनाने की बात दिल्ली को करता था, उस व्यक्ति ने उसकी हालत बड़ी खराब कर दी है। वो पेरिस तो नहीं बना पाया, दिल्ली को, अपने घर को जरूर पेरिस बना लिया। तो नया पहला जो ट्रेंड है वो तो ये है कि घोषणा पत्र किश्तों में रिलीज हो रहे हैं एक एक करके, और पार्टियां एक दूसरे को देखती रहती हैं कि किसने कौन सी नई योजना लागू कर दी है, फिर वो उसी योजना की नकल करते हैं। इसलिए चुनाव में जो दूसरा ट्रेंड है वो है एक दूसरे के वादों की नकल करके उन्हें अपने घोषणा पत्र में शामिल कर लेना। और दिल्ली की तीनों ही पार्टियां लोगों से लगभग एक जैसे वादे कर रही हैं। और अब आप कुछ उदाहरण देखिए। महिलाओं के लिए पहले आम आदमी पार्टी ने हर महीने 2100 रुपए का वादा किया, तो कांग्रेस और बीजेपी ने महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए देने का वादा कर दिया कि आप 2100 देंगे, हम 2500 देंगे। कांग्रेस ने पढ़े लिखे युवाओं को 1 साल की इंटर्नशिप के दौरान 8,500 रुपए महीना देने का वादा किया, 8,500 रुपए देने का वादा किया। तो बीजेपी ने भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्रों को 15,000 रुपए की आर्थिक सहायता देने का वादा कर दिया। इसी तरह स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर बीजेपी ने दिल्ली में आयुष्मान योजना को लागू करने का वादा किया, जिसके तहत गरीब परिवारों और बुजुर्गों को 10 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलेगा। इसके बाद आम आदमी पार्टी ने भी सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में मुफ्त इलाज देने का वादा कर दिया, और कांग्रेस ने भी मुफ्त इलाज की रकम बढ़ाकर अब 25 लाख रुपए करने की बात कह दी। इसके अलावा मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, बसों में मुफ्त यात्रा, मुफ्त तीर्थ यात्रा को लेकर आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, बीजेपी एक जैसे वादे पहले ही कर चुकी हैं, जिससे आप समझ सकते हैं कि दिल्ली में मुफ्त की योजनाओं की जो इस समय सेल लगी हुई है, उसमें वादे एक जैसे हैं, लेकिन उन पर ऑफर अलग अलग है। जैसे महिलाओं को पैसा तीनों ही पार्टियां दे रही हैं, लेकिन केजरीवाल हर महीने 2100 रुपए दे रहे हैं, बीजेपी और कांग्रेस 2,500 रुपए देने का वादा कर रहे हैं। अगर आप भी, तो इसमें आपको यह देखना होगा कि तीनों ही पार्टियों का जो ऑफर है वो लगभग एक जैसा है। तीनों पार्टियां एक जैसी बात कर रही हैं, और तीनों ही पार्टियां एक एक करके एक वेब सीरीज की तरह अपने घोषणा पत्र को लागू कर रही हैं, पहले पार्ट में, दूसरे पार्ट में और तीसरे पार्ट में। इसलिए दिल्ली का ये जो चुनाव है ये बड़ा दिलचस्प चुनाव रहने वाला है, और ये केजरीवाल के लिए भी डू और डाई वाला
चुनाव होगा, क्योंकि अगर केजरीवाल की पार्टी इस बार ये चुनाव हार गई तो 5 साल विपक्ष में रहने का जो ये कार्यकाल होगा ये केजरीवाल के लिए बड़ा मुश्किल होगा। और एक बड़ी बात यह भी है कि देश भर के अलग अलग राज्यों के जो वोटर हैं वो भी टकटकी लगाकर दिल्ली के चुनाव को देख रहे हैं और अपने यहां चुनावों का इंतजार कर रहे हैं कि जब उनके यहां चुनाव होंगे तो इस बार वो भी नेताओं से और पार्टियों से ऐसी ही मांग करने वाले हैं जैसे कि दिल्ली की जनता कर रही है। अब आपको एक और दिलचस्प खबर बताते हैं। अगर आप भी विदेश घूमने का सपना देखते हैं तो हमारी अगली खबर आप ही के लिए है। अगर आप वेकेशन पर विदेश जाते हैं, आपको विदेश जाने का शौक है, क्योंकि पिछले 1 साल में अलग अलग देशों के वीजा रद्द होने के कारण भारत के लोगों ने करीब 662 करोड़ रुपए गंवा दिए। किसी भी देश में रहने की अनुमति का आधिकारिक दस्तावेज वीजा होता है, उसे विजिट करने का या वहां रहने का, और इसे पाने के लिए आपको एक रजिस्ट्रेशन फीस जमा करनी होती है जिसे आप वीजा फीस भी कहते हैं। तो आप जब भी कहीं जाना चाहते हैं किसी भी देश में तो आप उसकी वीजा के लिए अप्लाई करते हैं और उसके लिए एक वीजा की फीस होती है। और अगर आपका वीजा रद्द हो जाता है, आपको वीजा नहीं मिलता, तब भी ये वीजा की जो फीस है ये आपसे ले ली जाती है, ये आपका नुकसान हो जाता है। आर्थिक रूप से मजबूत हो रहे मिडिल क्लास और सोशल मीडिया की वजह से छुट्टियां मनाने के लिए आजकल भारत में विदेश जाने की होड़ मची हुई है। लोग शादी करने के लिए विदेश जा रहे हैं, जन्मदिन मनाने के लिए विदेश जा रहे हैं, वेकेशन पर विदेश जा रहे हैं। वर्ष 2024 में जनवरी से लेकर अक्टूबर तक करीब 2 करोड़ 50 लाख भारतीयों ने विदेशों में जाकर अपनी छुट्टियां मनाई। लेकिन अब भारतीयों के पसंदीदा देश ही उनका वीजा रद्द करके भारत के लोगों की जेब काट रहे हैं। भारत के लोगों को सबसे ज्यादा आर्थिक चोट देने वाले देशों में न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और अमेरिका है, जिन्होंने वीजा फीस तो ले ली लेकिन वीजा नहीं दिया। अकेले न्यूजीलैंड ने 32% भारत के लोगों के वीजा रद्द कर दिए। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया ने 30% लोगों के वीजा रद्द कर दिए, ब्रिटेन ने 17% और अमेरिका ने भी 16% भारत के लोगों के वीजा रद्द करके उनकी वीजा फीस जब्त कर ली। 16% भारतीयों के शेंगेन वीजा भी रद्द कर दिए गए। शेंगेन वीजा यूरोपियन देशों के लिए जारी होने वाले ट्रांजिट वीजा को हम कहते हैं। अलग अलग कारणों से वीजा रद्द करके इन देशों ने भारत के लोगों को कितना लूटा, यह भी आज आपको जानना चाहिए। अमेरिका ने वीजा रद्द करके भारत के लोगों के 257 करोड़ रुपए हड़प लिए। ब्रिटेन ने 116 करोड़ रुपए ले लिए। न्यूजीलैंड ने 72 करोड़ रुपए की वीजा फीस झटक ली और ऑस्ट्रेलिया ने 93 करोड़ रुपए की वीजा फीस भारत के लोगों से ले ली लेकिन वीजा नहीं दिया। शेंगेन वीजा रद्द होने से भारत के लोगों को 124 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। और वीजा कैंसिल होने के अलावा भारत के लोगों का बड़ा नुकसान होटल और हवाई जहाज के टिकट बुकिंग में भी हुआ। टूरिस्ट वीजा लेते वक्त आपको, जब आप वीजा के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको होटल की बुकिंग करानी होती है और फ्लाइट की टिकट्स भी करानी होती हैं, और इनमें भी ज्यादातर नॉन रिफंडेबल होते हैं। और वीजा रद्द होने के साथ साथ आपका फ्लाइट का पैसा और जिस होटल में आपने रिजर्वेशन कराया है वो पैसा भी साथ साथ आपका डूब जाता है। एक अनुमान है कि अगर आप 2 दिन के लिए अमेरिका के किसी शहर, या मान लीजिए अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क जाना चाहते हैं, तो वीजा पर 15,000 रुपए खर्च होंगे, हवाई टिकट पर 1,80,000 रुपए कम से कम, और होटल पर करीब 43,000 रुपए खर्च होंगे। और अगर अमेरिका का वीजा आपका रद्द हो जाए तो करीब 2,40,000 रुपए का नुकसान आपको हो जाएगा। 2,40,000 रुपए आपके बर्बाद हो जाएंगे। इसी तरह से ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और ब्रिटेन का वीजा रद्द होने पर भारत के लोगों के करीब 1.5 से 2.5 लाख रुपए डूब जाते हैं एक व्यक्ति का।